क्लास 9 SST सिविक्स पार्ट चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी। चलिए अब इस चर्चा को समेटें। लोकतंत्र हमें सब चीज नहीं दे सकता और ना ही सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है, जिसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमम फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। You have clearly read about this in the previous classes. In the countries we call democracy, all the peoples do not rule. The majority is allowed to take decisions on behalf of all the people. Even the majority does not rule directly. The majority of people rule through their elected representatives. This becomes necessary because modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and to take a collective decision. Even if they could, the citizens does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions. लोकतंत्र का बेहतर अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और डिस्क्रिप्टिव विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं और गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो पाता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता और कौशल भी नहीं होता। दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम non-democracy, but it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. It does not allow us to see the operations of democracy beyond government. For this, we need to turn to broader meaning of democracy. इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बेहतर अर्थ को समझना होगा। Sometimes we use democracy for organization other than government. Just read these statements. We are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's. Second, we don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. We would like to have teachers with democratic temperament. Third number, one leader and his family members decide everything in this party. How can they talk of democracy? कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी के। सेकंड, मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मैं एक ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। थर्ड नंबर, एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? These ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decisions. Democratic decisions involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision. Those who are not powerful have the same say in taking the decision as those
who are powerful. This can apply to a government or a family or any other organization. Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी इस फैसले में उतना ही महत्व होना जितना बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार सभी पर लागू होती है, किसी दूसरे संगठन पर भी लागू होती है। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and a lot of commitment. कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। पहला, इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं, हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। If we take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy. Yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. It enables us to judge an existing democracy and identify its weaknesses. It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. In this book, we do not deal much with this expanded notion of democracy. Our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government. At this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of lives and that democracy can take many forms. There can be various ways of taking decisions in democratic manner, as long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted. The most common form of democracy in today's world is rule through people's elected representative. We shall read more about that in chapter number 3. But if community is small, there can be other ways of taking democratic decisions. All the people can sit together and take decisions directly. This is how Gram Sabha should work in a village. Can you think of some other democratic ways of decision making? अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखेंगे तो लगेगा दुनिया में कहीं पे भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच में अंतर को समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज्यादा बातें नहीं की है। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह से हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है जो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाता है। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज्यादा विस्तार में पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सब लोग साथ मिलकर सीधे वही फैसले ले सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा में इसी तरह से काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना भी कर सकते हैं? This is also means that no country is a perfect democracy. The features of democracy that we discussed in this chapter provide only minimum conditions of a democracy. That does not make it ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideals of a democratic decisions making. This cannot be achieved once and for all. This requires a constant effort to save and strengthen
democratic forms of decision making. What do we do? What we do as citizen can make a difference to making our country more or less democratic. This is the strength and weaknesses of democracy. The fate of a country depends not just on what the rulers do, but mainly on what we as citizens do. This is what distinguishes democracy from other governments. Other form of government like monarchy, dictatorship or one party rule do not require all citizens to take part in politics. In fact, most democratic governments would like citizens not to take part in politics, but democracy depends on active political participation by all the citizens. That is why a study of democracy must focus on democratic politics. इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिस विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वो लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे एक आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब करने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। एक देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। थैंक यू। द रीडिंग इज ओवर। होप you enjoyed a lot. Soon will come to you with exercise of this chapter. Till then, be healthy, be busy and be happy. This presentation brought to you by Indra Vijay sir.